नमस्कार, साउथ एशिया ग्लोबल देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जीडीपी के इस खास प्रोग्राम में आज पुनः हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान चंद्रेश कुमार सिंह जी, जो कांग्रेस नेता। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि अगर जीडीपी में लगातार गिरावट का कारण इस समय वर्तमान परिस्थिति में कोविड है, लेकिन कृषि में यह गिरावट दर्ज नहीं हो पाई। ऐसे में हमारी अर्थव्यवस्था को क्या कृषि आधारित या कृषि के आधार पर अगर विकसित किया जाए तो क्या ऐसी कोविड जैसी महामारी और भी तमाम जो महामारी या आपत्तियां इसको कहते हैं, आपत्ति जो देश के ऊपर आती है, उससे हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो डमाडोल न होने पाए, तो क्या सरकारें ऐसा नहीं कर सकती कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है? जी नमस्कार। आपने अपने मंच पर हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तीन बातें कही काफी महत्वपूर्ण कि जीडीपी में गिरावट आ रही है। जीडीपी में देखिए जो गिरावट आ रही है वो ऐसा नहीं कि कोरोना काल में जीडीपी में गिरावट आई है। 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से लगातार भारत की जीडीपी में हम लोग गिरावट देख रहे हैं और यह गिरावट वर्तमान में -7.3% तक जा चुका है। इससे पहले क्वार्टर में देखा गया तो -23% आसपास जीडीपी में गिरावट देखा गया। ये जो जीडीपी में गिरावट है, क्योंकि इससे पहले हमें जीडीपी को समझना पड़ेगा कि पूरे वर्ष भर में जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को हम लोग जीडीपी कहते हैं। इसका मतलब कि सालों साल में इन पिछले 7 सालों में देश की उत्पादकता में कमी आई है, उत्पादन में कमी आई है, बेरोजगारी देश के अंदर बढ़ी है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार और उनके मंत्रियों का ध्यान अर्थव्यवस्था पर नहीं है। पूरे सालों साल चुनाव पर सरकार का ध्यान है। पीएमओ में बैठकर चुनाव की रणनीति बनाई जाती है। इससे अर्थव्यवस्था में सुधार तो आने वाला है नहीं। विपक्ष को कैसे गाली देना है, विपक्ष को कैसे बदनाम करना है, इसकी रणनीति सरकार बनाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा संविधान संपत्ति के विकेंद्रीकरण की बात कर रहा है और मोदी सरकार संपत्ति के केंद्रीकरण के पीछे लगी हुई है। हम प्राइवेटाइजेशन की यदि बात करते हैं तो मोदी सरकार क्रोनिक कैपिटलाइजेशन की बात करती है। क्रोनिक कैपिटलाइजेशन की नीति के कारण संपत्ति का संकेंद्रीकरण हुआ है और भारी जीएसटी के कारण, जीएसटी के ये जो बब्बर से टैक्स लगा है, इसके कारण छोटे छोटे उद्योग, कल कारखानों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। लोग बंदी के कगार पर चले गए हैं। महंगाई बढ़ने के कारण मांग में कमी आई है और ये सभी कारण जो है वो जीडीपी के डाउन होने के कारक हैं और मुझे लगता है कि इन सबके लिए मोदी सरकार और उसकी नीतियां पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। दूसरी बात आपने कहा कि कृषि का योगदान बढ़ता जा रहा है। देखिए सर, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम जब जीडीपी की बात करते हैं तो किसी एक सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और हर सेक्टर की बात कर रहे हैं। कृषि का योगदान बढ़ा नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था सिकुड़ी है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तीसरी बात रही कृषि के विकास की, तो इस बात से हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी है और कृषि को सुरक्षित और संरक्षित करना, किसान और कृषि को सुरक्षा प्रदान करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। किसानों के लागत को कम करना और उसके उत्पाद का उचित मूल्य उसे मिले, इसके लिए सरकार को ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है, जो मोदी सरकार नहीं कर रही है। चुनावी जुमलों से, भाषणों से चुनाव जीता जा सकता है, सरकार बनाई जा सकती है, देश नहीं बनाया जा सकता। देश बनाने के लिए ठोस नीतियां बनाना पड़ता है और ठोस नीति बनाने के लिए विषय वस्तु की ठीक ठीक समझ होनी चाहिए, जो इस सरकार के पास नहीं है। सर, तो ये बताइए, इस सरकार के पास अगर जो वो समझ नहीं है, विषय वस्तु की समझ नहीं है, वो रणनीतियां नहीं बना पाती, तो आखिर एक विपक्ष का भी रोल होता है, वो भी समझाए
अगर वो बात समझ में ना आए सरकार की, तो तमाम लोकतांत्रिक तरीके हैं उनको अपना करके वो समझाए। ऐसा आप लोग क्यों नहीं करते? आपकी भी जिम्मेदारी है। सर देखिए, हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं और हमारे कुछ संवैधानिक मूल्य हैं और कुछ राजनीतिक मर्यादाएं हैं, और कांग्रेस पार्टी इसका बखूबी पालन करती है। सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से पूरे कोरोना काल में सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी जी लगातार गवर्नमेंट को सुझाव देते थे। जब उन्होंने सुझाव दिया तो उसको गंभीरता से सरकार ने नहीं लिया, लेकिन जब स्थिति बिगड़ गई, सरकार के हाथ से, नियंत्रण से चीजें बाहर चली गई, तब सरकार ने एक एक उन्हीं बातों को मानना शुरू किया जो सुझाव 2 महीने, 15 दिन, 25 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा दिया गया था। तो हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से अपना काम कर रहे हैं। हाँ, हमने क्या कहा कि हम संवैधानिक मूल्य और राजनीतिक मर्यादा के अनुरूप कार्य करते हैं। हम बस तो नहीं खोल सकते, सड़कों पर जाम तो नहीं लगा सकते, हाईवे तो जाम नहीं कर सकते, फैक्ट्रियों में आग तो नहीं लगा सकते, जैसा अपनी बात मनवाने के लिए भाजपा के लोग करते आए। हमारे अपने मूल्य और मर्यादा है और हम उसी अनुरूप कार्य करेंगे। परिणाम चाहे यही रोकना चाहेंगे, हम आपको यही रोकना चाहेंगे, क्योंकि वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी है, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा हो रही थी जीडीपी और सरकार को क्या करना चाहिए। सरकार के पास अगर जो नीति नहीं है, उनके पास अगर उस चीज की समझ नहीं है, तो विपक्ष का क्या रोल होना चाहिए, इसी पर चर्चा हो रही है। और इस चर्चा में भाग ले रहे हैं हमारे साथ कांग्रेस नेता चंद्रेश कुमार सिंह जी। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे अगला सवाल यही करते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को समझाना यह विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। अगर विपक्ष की बात को सरकार नहीं समझती है, तो आंदोलन का एक रास्ता होता है। जैसा कि आपने कहा कि आगजनी करना, तोड़फोड़ करना, यह लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, तो यह अपनाने के लिए आपको कह कौन रहा है? इसके लिए मजबूर तो कोई कर नहीं रहा है, फिर भी आंदोलन करना नहीं, हम करेंगे भी नहीं, विपक्ष का अधिकार है। जैसे जब आपके जमाने में गैस का दाम ऐसा है। जी 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 जी, आप सोचिए, मैं बहुत छोटी छोटी बात आपसे कर रहा हूं। देखिए, जो इकोनॉमिक ऑनर्स हूँ, भारतीय अर्थव्यवस्था का भी मुझे समझ है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भी हमने पढ़ी है। हमें बहुत बारीकी से अर्थव्यवस्था की प्रकृति को समझना पड़ेगा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चाइना, उनकी एक अलग स्थिति है, हमारी एक अलग स्थिति है। हम अमेरिका की नीति को भारत में नहीं लागू कर पाएंगे, भारतीय नीति अमेरिका पर भी नहीं। हमारी नीति हमारे लोगों के हिसाब से बनेगी। कांग्रेस पार्टी ने सभी सेक्टर को डेवलप करने के लिए पूरा प्रयास किया। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज, रोड, ट्रांसपोर्टाइजेशन, कम्युनिकेशन, हर चीज को बेहतर बनाने की कोशिश किया और निश्चित रूप से देश की व्यवस्था में गति आई। 1947 से लेकर हम आज तक देखें तो हमारी जीडीपी में लगातार वृद्धि देखी गई। 2009 में जब ग्लोबल रिसेशन का दौर था, अमेरिका के कई बड़े बैंक फ्लॉप हो गए, दुनिया में मंदी की स्थिति थी, तब भी मनमोहन जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छे विकास दर के हिसाब से उन्होंने बचाने का काम किया था। वो इसीलिए हो सका था क्योंकि किसानी को, कृषि को भी हमने संरक्षित किया और असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों को भी हमने सुरक्षा देने का काम किया था। हमने मनरेगा जैसी योजना लाकर गांव में काम करने वाले जो असंगठित मजदूर थे, उनका जिनका पलायन शहरों में हो रहा था, शहरों पर बोझ कम करने के लिए गांव में मनरेगा हमने दिया। मनरेगा के तहत लोग नौकरी पा रहे हैं, जॉब पा रहे हैं, उनको जॉब की गारंटी है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि गांव में भीख मांगने की परंपरा खत्म हो गई और गरीब भी मनरेगा का लाभ लेकर गरिमा और सम्मान की जिंदगी
जी रहे हैं, हमने रोजगार पर फोकस किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस किया। आज की जो सरकार है, जो आपने बात कही कि वो विपक्ष की, आप ये बताइए, यदि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सुझाव देते हैं, ये क्या कम है? क्या पूर्व प्रधानमंत्री पत्र लिखकर प्रधानमंत्री को सुझाव देते हैं, ये क्या कम है? ये सरकार हठधर्मी और घमंडी है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है, मंद बुद्धि की सरकार है। इन्हें चीजों की समझ नहीं लगी। इनको लगता है कि कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने से देश आगे बढ़ जाएगा, कांग्रेस की आलोचना करने से, विपक्ष को गाली देने से, विपक्ष को बदनाम करने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे बढ़ेगा ठोस नीति और रणनीति बनाने से, जो ये सरकार नहीं कर रही है। आप सोचिए, पूरे कोरोना काल में हम अभी एक डेटा पढ़ रहे थे, लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर काफी दुष्प्रभाव पड़ रहा है, काफी नुकसान हमारी अर्थव्यवस्था को हो रहा है। लेकिन ये स्थिति आई कैसे? जब दुनिया में कोरोना फैल रहा था, आप नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम कर रहे थे। पहली बार कोरोना इस देश में आया, कैसे हम निपटे, आपने कोरोना के नियंत्रण के संबंध में किसी से राय नहीं लिया। अचानक से आते हैं लॉकडाउन, अचानक से आते हैं लॉकडाउन। भूखों जब गरीब मरने लगे, मजदूर मरने लगे, सड़कों पर पलायन उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में करने लगे, तो आपने सड़क पर उनके पीठ पर लाठी से पिटवाने का काम किया। उसके बाद देखिए, अभी दूसरा लहर आया ही नहीं था कि आपने, पहला लहर खत्म ही नहीं हुआ था कि आपने बिहार, बंगाल चुनाव में कूद गए, असम चुनाव में कूद गए। एक तरफ नदी में लाशें तैर रही है, दूसरी तरफ आप जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आप किस तरह के इंसान हैं, आप सोच सकते हैं। आपने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं बार बार जो बात कह रहा हूं कि इस सरकार ने संपत्ति का जो केंद्रीकरण किया है, जो देश में क्रोनिक कैपिटलाइजेशन की पॉलिसी को लाया है, उससे इस देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा आघात पहुंचा है। गलत तरीके से जीएसटी, जो बब्बर से जीएसटी इन्होंने लाया, इसका अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ा है। गलत जो नोटबंदी इन्होंने किया, उसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ा है। और नोटबंदी, जीएसटी, गलत लॉकडाउन, इन सब ने भारत की अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव डालने का काम किया है। आपका नोटबंदी कहाँ सफल? आपने कहा 99.something% पैसा वापस आ गया, इसका मतलब ब्लैक मनी था ही नहीं। ब्लैक मनी गया कहाँ? आपने विदेशों से ब्लैक मनी नहीं ला पाए, जबकि विदेशों में ब्लैक मनी, आप लगातार कहते थे ब्लैक मनी स्विट्जरलैंड में ये ब्लैक मनी, वो मनी। और आपने, आज का आंकड़ा है कि स्विस बैंक में भारतीयों का ब्लैक मनी बढ़ गया है। क्या हुआ? आप सोचिए इस बात को। जीएसटी की तले अर्थव्यवस्था दबी हुई है, लोगों की नौकरियां जा रही है, लोगों की आय 90%, 95% परिवारों की आय में कमी हुई है। आप डीजल पेट्रोल पर टैक्स वसूलते जा रहे हैं। आप खुद अर्थव्यवस्था, हम ये मानते हैं, हम ये मानते हैं, आपकी सारी बातें ये मानते हैं कि हाँ, सरकार की नीतियां सही नहीं है। लेकिन हम अगला सवाल इससे पूछे, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद यह चर्चा जारी रहेगी, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जीडीपी में चर्चा हो रही है, जीडीपी में आती गिरफ्त, और इस चर्चा में भाग ले रहे हैं हमारे साथ कांग्रेस नेता चंद्रेश कुमार सिंह जी। चंद्रेश जी, आपसे मेरा अगला सवाल यही है कि हम मान लेते हैं कि ये जो सरकार है, इसकी नीतियां अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो रही है। ऐसे में जो सरकार को करना चाहिए, आखिर वह सुझाव क्या है जिससे कि अर्थव्यवस्था ग्रो कर जाए? क्या कांग्रेस क्या चाहती है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जाए? जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं कि वो मांग कर सके, लोगों के पॉकेट में पैसा डालिए। सरकार को इस विषय पर विचार करना होगा कि कैसे वो लोगों के पॉकेट में पैसा डाले। मांग को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि वस्तु और सेवाओं के कीमतों में कमी लाना। जब वस्तु सेवाओं की कीमतें कम होती हैं तो मांग में वृद्धि होता है। यदि सरकार जीएसटी को कम करती है, डिमांड बढ़ जाएगा। पेट्रोल डीजल पर कीमत कम करेगी, स्वाभाविक। आप सोचिए, एक छोटी सी मैं बात कर रहा था, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 110 रुपया लीटर, 110 रुपया बैरल
पेट्रोल डीजल था, तब हम भारतीय अर्थव्यवस्था में 60 रुपया 70 रुपया बेचते थे। आज 50 रुपया 60 रुपया 70 रुपया बैरल है, आप अर्थव्यवस्था में 100 रुपये से ऊपर डीजल पेट्रोल बांट रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब देश आर्थिक मंदी की दौर से गुजर रहा है। आपकी क्या नीतियां हैं? तो आप जीएसटी कम करिए, चीजें सेवाओं में वस्तुओं की कीमतों में कमी आए, आप लोगों को रिलीफ दीजिए, उनके 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 ब्याज में कटौती करिए, तब जाके कहीं अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। क्योंकि वस्तु सेवाओं की जब कीमतें कम होंगी, मांग अपने आप बढ़ना शुरू होगा, मांग शुरू होते ही बढ़ते ही रोजगार बढ़ने शुरू हो जाएंगे, रोजगार बढ़ते ही लोगों के पास पैसा आएगा, फिर डिमांड क्रिएट होगा, डिमांड क्रिएट होते ही फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। इतनी छोटी सी तो अर्थशास्त्र है, ये सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले भी विद्यार्थी इतना अर्थशास्त्र जानते हैं जितना बात सरकार के मंत्री को नहीं मालूम है। अब ऐसा भी नहीं है कि सरकार के मंत्री को लेकिन कोरोना के उनको मालूम है, कोरोना को लेकर के सरकार के खर्चे नियोजित तरीके से मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुनियोजित और संगठित तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को और भारत को बर्बाद किया जा रहा है। भारत के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको डैमेज किया जा रहा है ताकि भारत पर कब्जा किया जा सके। भारत के लोगों को बहुत जल्दी से इस विषय को समझ लेना चाहिए, नहीं तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां या भारत पे कब्जा किया जाना या तो सारी बातें समझ में आई हैं। चंद्रेश जी आपकी बाकी सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन भारत पे कब्जा कौन करने वाला है? मैं वही बात कर रहा हूं। भारत पर कब्जा करने की जो रणनीति है वो जी आरएसएस नागपुर में भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल तय होगा, तब तक हम ऐसी ही समस्या से जूझेंगे। आपसे मैं एक बात कह रहा हूं, मोदी जी आप भारत की अर्थव्यवस्था को आगे तो नहीं ले जा सकते, देश को तो आगे नहीं ले जा सकते, कम से कम मनमोहन सिंह जी जहां छोड़े थे वहां पर तो लाके रख दीजिए। आप तय करिए ना कि 2014 के बाद हम आगे बढ़े हैं कि पीछे बढ़े हैं। चुनावी जुमलों से सरकार बनाई जा सकती है, देश नहीं बनाया जा सकता। देश बनाने के लिए रणनीति होनी चाहिए। आप सोचिए, आप सोचिए जी, तो 2000 वही तो मैं कह रहा हूं कि कोरोना का बहाना अपना लीजिए। 2014 के बाद से ही देश की अर्थव्यवस्था में खराबी देखने को मिली है। 2014 से लगातार जीडीपी गिर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना ने तो स्थिति को और भयावह बना दिया। कोरोना से निपटने के लिए जो हमने सुझाव दिए, हमने वैक्सीनेशन की बात कही कि आप वैक्सीनेशन लोगों को कराइए, आप नहीं करवाए। हमने कहा कि अधिक से अधिक वैक्सीन जो निर्माता कंपनियां हैं उनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दीजिए, जो विदेशी कंपनियां हैं उनकी भी दवाई को खरीदने की इजाजत दीजिए। आपने ऐसा नहीं किया, नतीजा आपके सामने है, कितने लगभग 40 लाख 50 लाख लोग अधिक मर गए। सरकार के पास डेटा नहीं है, सरकार डेटा नहीं देना चाहती है। नदियों में लाश तक तैरे, नदियों के किनारे बालू की रेत में लाश दफन हुए। कितनी भयावह स्थिति है। 95% देवेंद्र जी 95% परिवारों की आय में कमी हुई है। पिछले 2 महीना में करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। बहुत बुरे दौर से यह देश गुजर रहा है और प्रधानमंत्री जुमला कह रहे हैं। मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि अब भी वक्त है, आप अपने हक के लिए अपनी आवाज बुलंद करिए, अन्यथा आपके बच्चे, आपके आने वाली पीढ़ियां पेट पालने के लिए या तो सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर होंगी या वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर होंगी। देश को बर्बाद करने का जो कुंठित प्रयास मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, उस पर हल्ला बोल करने की जरूरत देश को है। और हम ये तय करते हैं, हम लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे, हम लोगों के हक के लिए लड़ेंगे। हमारी विचारधारा देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई है। दुनिया जब 2 खेमे में बटा हुआ था, एक तरफ पूंजीवाद, एक तरफ समाजवाद, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को, हमने लोकतांत्रिक समाजवाद को बढ़ावा दिया और देश के अंदर जो गरीब लोग थे, मजलूम लोग थे, कमजोर लोग थे, महिलाएं थे, बच्चे थे, उनके प्रोटेक्शन और उनके हित के लिए अनेकों योजनाएं बनाई और देश को आगे ले जाने का काम किए। मैं आज जानना चाहता हूँ, आयुष्मान भारत के तहत आपने कितने लोगों का इलाज किया? अब ब्लैक फंगस से देश जो है जूझ रहा है। कोरोना से जो लोग मरे हैं उनके परिवारों को 4-4 लाख रुपया देने की मांग कांग्रेस पार्टी ने की थी। आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम नहीं दे पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको देना पड़ेगा। क्या ये देश ऐसे चलेगा?
आप विपक्ष की बात सुनेंगे नहीं। विपक्ष की बात तो आपको, आप संपत्ति का, हम कह रहे हैं संविधान कह रहा है संपत्ति का विकेंद्रीकरण करो, तुम कह रहे हो संपत्ति का केंद्रीकरण करो। पूरे देश के संसाधन को अपने चंद उद्योगपतियों के हाथ में आपने सौंप दिया। पूरे कोरोना काल में उद्योग धंधे बंद थे, सबके आय में कमी हुई, देश की जीडीपी गिर गई, लेकिन अडानी और अंबानी के इनकम में लगातार वृद्धि होती गई। कहां से? हाउ इट पॉसिबल? अभी राफेल घोटाले का मामला सामने है, जिसमें प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे जाके फ्रांस में घोटाला किया। फ्रांस ने वहां पर जांच एजेंसी बैठा दी, सुप्रीम कोर्ट के वहां के न्यायालय के जज की अध्यक्षता में। आप भारत में उस पर, राफेल पर बात तक नहीं करना चाहते, राफेल का नाम नहीं लेना चाहते हैं। राफेल के समझौते के बाद नई नवेली एक दुल्हन रिलायंस कंपनी लेकर आती है, एक नई कंपनी आती है, उसे 36,000 करोड़ का ठेका मिल जाता है। कैसे? हाउ कैन इट पॉसिबल? इस देश को समझिए देवेंद्र जी, सरकार की गलत नीतियों और कुंठित नीतियों के कारण देश बर्बाद हो रहा है। हमें मुल्क को बचाना है। जब देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं बचेगी तो देश कहां से मजबूत होगा? आप बताइए, कौन ऐसा गरीब होता है जो मजबूत होता है? जब देश ही गरीब हो जाएगा तो देश कैसे मजबूत होगा? बताइए। हमें आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनने की जरूरत है, और ये देश, ये सरकार देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जो देश की नीतियां हैं उसमें बदलाव करना होगा। बदलाव के लिए चर्चा और आगे जारी रहेगी, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आपसे इस मुद्दे पर चर्चा हो। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जीडीपी के इस प्रोग्राम में चर्चा हो रही है अब जीडीपी किस तरह से कृषि का योगदान, उसमें उद्योग का योगदान, सर्विस क्षेत्र का योगदान बढ़ाया जाए, से चर्चा आगे बढ़ते बढ़ते देश की नीति पर पहुंच चुकी है। और इस चर्चा में भाग ले रहे हैं हमारे साथ कांग्रेस नेता चंद्रेश सिंह जी। चंद्रेश सिंह जी, जैसा कि आपने कहा कि देश की जो नीतियां हैं, जो सरकार की इस समय जो नीतियां हैं, वो अर्थव्यवस्था को चौपट करने में लगी हुई। सरकार ध्यान नहीं दे रही है, महंगाई जोरों पे, हर क्षेत्र में महंगाई। तो मैं शुरू से ही आपसे ये पूछना चाह रहा कि आखिर ऐसे इस परिस्थिति में, जैसे कोरोना काल चला है, इस परिस्थिति में ऐसी कौन से उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था में गति मिले, लोगों को रोजगार मिले और जीडीपी में उछाल आए? जी देखिए, सरकार की जिम्मेदारी सरकार को कोसते रहने से नहीं होगा ना सर। मैं अपनी बात बता रहा हूं, ऐसा है, जी। ये सरकार कोसने लायक भी नहीं है। कोसा भी तो उसको जाता है ना कि जो अपने अंदर सुधार कर सके। ये तो लाल बुझक्कड़ की सरकार है, ये तो सुधार करने के लिए अपने अंदर तैयार नहीं है। अभी इन्होंने एक नया मंत्रिमंडल का गठन किया, सारे पुराने मंत्री इनके इस्तीफा दे दिए। अब ये तो सरकार ने खुद मान लिया कि सरकार चलाने में फेल थी। ये पूरा सर्वविदित हो चुका है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, हमें इस देश को, इस देश की प्रकृति को बारीकी से समझना होगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र में जो कार्य करने वाले लोग हैं, कृषि क्षेत्र में जो संलग्न लोग हैं, और दूसरे सेक्टर में भी जो लोग संगठित असंगठित दोनों क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं, सरकार को ऐसी नीति का निर्धारण करना चाहिए जिससे संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र का विकास हो और दोनों क्षेत्र के लोग सुरक्षित महसूस करें। एक के बाद एक लगातार लॉकडाउन लगाने के कारण असंगठित क्षेत्र के लोग बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। संगठित क्षेत्र में भी हालात कुछ ठीक नहीं है। तो सरकार को पहली बात तो ये चाहिए कि लोगों के पास पैसा हो तो लोगों के पॉकेट में आप पैसा डालिए। कहां से डालेंगे ये आप विचार करिए। दूसरी बात कि वस्तु और सेवाओं की जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं उसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं ताकि अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ सके। बैंकों में बचत कम हो रहे हैं तो कैसे आप स्कीम लेकर आए ताकि ब्याज रेट कैसे आप दे, अधिक दे, कम दे, कैसे क्या करें कि ताकि बैंकों में सेविंग लोगों का बढ़े। सेविंग तो तब बढ़ेगा जब इनकम होगा। तो इनकम बढ़ाने के लिए रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न करने होंगे और इस सबका रोड मैप सरकार को तैयार करना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ सरकार का फेल्योर।
सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम लेकर आया, फेल हो गया। स्टार्टअप स्टैंड अप लेकर आया, खूब प्रचार प्रसार हुआ, योजना फेल हो गया। स्किल इंडिया कार्यक्रम आया, खूब प्रचार प्रसार हुआ, ब्रांडिंग हुई, मोदी जी के फोटो लगे, फेल हो गया। आपने 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, कितने स्मार्ट सिटी आपने बना के तैयार किए, करोड़ों अरबों रुपया उस पर। तो इस सरकार की जो पैसे जो हैं वो हवाई में गायब हो रहे हैं। जहां पहुंचना चाहिए, जहां काम होना चाहिए, काम हो नहीं रहा है। कागज में योजनाएं चल रही है, कागज में पैसा जा रहा है, पैसा जमीन पर दिख नहीं रहा है। ये सरकार का फेल्योर है। आपने आयुष्मान भारत कह के लाए, कितने लोग आयुष्मान भारत के तहत कोरोना काल में इलाज कराए आपने? आयुष्मान के तहत आपने क्या क्या सर्विस लोगों को दिया कोरोना काल में? सरकार ये के तो पास सारे फेल्योर है ना ये चंद्रेश जी, ये तो सारी चीज जो स्कीमें हैं आपके अनुसार ये फेल साबित हो रही हैं। लेकिन वो कौन सी स्कीम लाया जाए इस समय? सरकार को लाना चाहिए, यदि आपके दिमाग में होगा तो उसे बताइए कि जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो करे, आगे बढ़े। इस पर राहुल गांधी जी ने सबके सामने सोशल मीडिया पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है कि लोगों के पॉकेट में पैसा डालिए ताकि डिमांड क्रिएट हो। सारा फोकस गवर्नमेंट को इस पर करना चाहिए कि पैसा कैसे आएगा, कोई तो उपाय होगा। लोगों के पॉकेट में पैसा कैसे आएगा? तो यही इसीलिए तो हम सरकार बनाते हैं, सरकार को यही तो विचार करना। हमने नरेगा कैसे दिया, हमने मनरेगा कैसे दिया, हमने बड़े बड़े डैम कैसे बनाए, हमने ट्रांसपोर्टाइजेशन और कम्युनिकेशन कैसे बनाए। तो कहे ना, गलती को स्वीकार करे सरकार कि उसके पास समझ में नहीं आ रहा है, कांग्रेस पार्टी सुझाए। कांग्रेस पार्टी की सरकार में नेहरू जी की कैबिनेट में विपक्ष से भी मंत्री रखे जाते थे, विपक्ष के मंत्री रखे गए थे, कश्मीर मामलों के मंत्री संसद से बनाए गए थे। मैं वही बात कह रहा हूँ कि यदि इनके वित्त मंत्री को समझ में नहीं आ रहा है तो मोदी कहे कि कांग्रेस हमें वित्त मंत्री दे, हमारा वित्त मंत्री जाएगा, कांग्रेस पार्टी वित्त मंत्री देगी, अर्थव्यवस्था हम सुधार कर दिखाएंगे। इनका वित्त मंत्री इस्तीफा देना, ये स्वीकार तो करे मीडिया में आकर। अब पीछे से कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं चलाएगी ना, कांग्रेस पार्टी बाहर से सुझाव दे सकती है। कांग्रेस पार्टी बाहर से ही अगर तो आप सुझाव दे सकते हैं, आप एक नेहरू जी जैसा बड़ा दिल मोदी क्यों नहीं दिखा दे रहे हैं? नेहरू जी जैसा बड़ा दिल दिखाते हुए मोदी कांग्रेस पार्टी से वित्त मंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं? जनता आपको पसंद करेगी, आपको जनता पसंद करेगी। सुझाव अगर आपका अच्छा होगा, अगर सरकार नहीं मानेगी तो उसका परिणाम मैंने तो क्या कहा, एक सुझाव मैं आपके मन से दे दे रहा हूँ। सरकार, मैं सिंपल सी बात है, सरकार जीएसटी को रिड्यूस करे। जीएसटी रिड्यूस होते ही वस्तु और सेवाओं की कीमतों में कमी आएगी, कमी आते ही मांग बढ़ जाएगी, मांग बढ़ते ही रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो जाएंगे, रोजगार मिलते ही लोगों के पॉकेट में पैसा आ जाएगा और पैसा के आते ही फिर डिमांड क्रिएट हो जाएगा। और सिंपल सी बात है, मैं सरकार को सलाह दे रहा हूं, कुछ अर्थशास्त्र की किताब पढ़ लें बीए में स्तर के, उससे काम चल जाएगा। बाकी यदि उनके वित्त मंत्री को लगता है कि वो देश नहीं चला पा रहे तो चंद्रेश जी को कहें कि वित्त मंत्रालय संभालिए, मैं आकर वित्त मंत्रालय संभालूंगा और मैं अर्थव्यवस्था को ठीक करूंगा। और हमारे जैसे 1 लाख युवा को कांग्रेस इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रेश जी। आपने बहुत अच्छी बातें कही और बहुत अच्छी चर्चा हुई। साउथ एशिया ग्लोबल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के कि जीडीपी का ग्रोथ कैसे होगा, इस पे चर्चा हुई। सरकार की जो पॉलिसी है अगर जो फेल हो रही है और क्यों फेल हो रही है, इस पे भी चर्चा हुई। आज कांग्रेस नेता चंद्रेश सिंह ने ये बताया कि आखिर इस अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार को और क्या काम करने चाहिए। जी धन्यवाद आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो जीडीपी में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।